हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज प्रैक्टिस सेट से पहले बजट 2020-21 से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न सिर्फ केवल अर्थशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं में ही नहीं पूछे जाते, बल्कि सभी जो जीके में इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है उसमें भी बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण इनका पूरा नाम है, इन्होंने 1 फरवरी सन 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया। और क्योंकि कोविड चल रहा है तो अप्रत्याशित कोविड-19 संकट के मद्देनज़र भारतीय बजट इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। डिजिटल बजट का मतलब है कि ये पेपरलेस बजट है, इसमें पेपर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत का पहला डिजिटल बजट है। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार विभिन्न परीक्षाओं में कि कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पेपरलेस या डिजिटल बजट पेश किया, तो वो है उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखें। और इसके बाद है कि इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो है इसके आधार स्तंभ के बारे में। इस बजट में 6 प्रस्ताव हैं जो इन स्तंभों पर आधारित हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं: स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी की अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानवीय पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास। यहाँ पर इस नवाचार है, नवाचार और अनुसंधान व विकास। इसके बाद जो छठा है वो है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इन आधार स्तंभ से क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि 3 दे दिए और चौथा बदल दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा बजट 21-22 का आधार स्तंभ में शामिल नहीं है, या 3 अलग दे दिए, एक इसमें से दे दिया और पूछ लिया गया कि कौन सा केंद्रीय बजट 21-22 के आधार स्तंभों में शामिल है। तो इन 6 पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद और जो एक पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है वो है विभिन्न जो योजनाएं चल रही होती हैं उसमें से सरकार ने किस पर कितना व्यय किया। यूँ तो बहुत सारी योजनाएं बजट में दिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना से बार बार पूछा जाता है, तो करंट के लिहाज से ही पूछा जाता है। तो इस बार अगर पूछा जा सकता है कि 20-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया गया, तो वो है मनरेगा और योजना है 73,000 करोड़ रुपए का। इस पर योजना व्यय किया जाएगा। यह क्वेश्चन आ सकता है मनरेगा पर वर्ष 2020-21 में कितना व्यय अनुमानित है या किया गया, तो जब भी आप 73,000 करोड़ रुपए लगाएंगे। इसके अलावा नई जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है उसमें 34,300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,130 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 6,401 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 9,994 करोड़ रुपए, और जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है वहाँ 2,300 करोड़ रुपए योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एक और योजना है, मैक्सिमम तो किया जाएगा मनरेगा पर और न्यूनतम जो है वो भी आप लिख लें, वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिस पर 700 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान है। तो एक जो न्यूनतम आएगा वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और मैक्सिमम जो खर्च किस योजना पर है वो है आपका मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार वो पूछे जाते हैं विभिन्न घाटों से संबंधित। तो ये जो घाटे हैं ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं। तो 2021-22 के लिए जो अनुमानित हैं वो इस प्रकार हैं। राजकोषीय घाटा पूछा जाता है बार बार कि सन 2020-21 में कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित था, तो वह है 6.8%। इसके अलावा राजस्व घाटा पूछा जाता है जो है 5.1%, प्राथमिक घाटा है 3.1% और सकल कर राजस्व है 9.9%। एक और घाटा जो पूछा जाने लगा है वो है प्रभावी राजस्व घाटा, जो आपका रहेगा एक बजट 2021-22 के अनुमानों में 4.1%। राजकोषीय घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले घाटे हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है। जब राजकोषीय घाटे की बात आए तो 6.8 और अगर प्रभावी राजस्व की आए तो 4.1। इन पांचों के अलावा
कोई और घाटा कम ही पूछा जाता है। तो ये अभी तक मतलब जो आधार स्तंभ हैं 6 वो याद रख लें आप। ये पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट है, ये भी आपको याद रखना है। विभिन्न घाटे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितने हैं ये याद रखना है। पीजीटी और टीजीटी में इन्हीं पॉइंट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट भी बजट से ही संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। ऑप्शन देख रखे हैं नीचे, तो पढ़ना आप इन्हें पढ़ लीजिए। तो बजट में राजकोषीय घाटे का जो अर्थ होता है वो होता है बजटीय घाटा प्लस सरकार की निवल उधारियाँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। ऑप्शंस है करारोपण नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक ऋण नीति या सार्वजनिक व्यय नीति। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राजकोषीय नीति में करारोपण, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय शामिल होते हैं। व्यापार नीति का इससे संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित नहीं है। केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों के अनुदान, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय या रक्षा व्यय। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको जवाब देना है। तो वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही है कि केवल जो रक्षा व्यय हैं वो जो है विकास व्यय में शामिल नहीं होते हैं। सामाजिक और विकास सेवाओं पर व्यय अब केंद्र सरकार के विकास व्यय के सबसे महत्वपूर्ण व्यय होते हैं और इनमें 2 व्यापक समूहों को शामिल किया जाता है। पहला होता है सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं जो देश की मानव पूंजी और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार और निर्माण करना चाहती हैं, और दूसरा होता है कि आर्थिक सेवाएं जो देश में आर्थिक अवसंरचना और अन्य आर्थिक गतिविधियों के विकास को मजबूती से निर्देशित करती हैं। साथ ही साथ जो गैर विकास में हैं उसमें आपकी रक्षा सेवाएं शामिल हो जाती हैं और जी आपकी प्रशासनिक सेवाएं शामिल हो जाती हैं, ऋण सेवाएं शामिल हो जाती हैं। तो रक्षा व्यय जो है वो आपका इसमें नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 4 मतलब ऊपर से ऑप्शन नंबर 4 और नीचे से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये ट्विन है, ट्विन डेफिसिट की समस्या का अर्थ एक देश निम्नलिखित होना चाहिए। यानी जो ट्विन डेफिसिट की समस्या है उसका अर्थ एक देश में इनमें से कौन सा होगा। उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च चालू घाटा, उच्च राजकोषीय घाटा उच्च राजस्व घाटा, उच्च राजकोषीय घाटा उच्च शासन घाटा या उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च प्राथमिक घाटा। तो देखिए जो ट्विन डेफिसिट है उस समस्या का अर्थ एक देश में उच्च राजकोषीय घाटे के साथ उच्च चालू घाटा का होना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है नंबर 6 है कि भारत की सरकार के ऋण दायित्व ये सरकारी देयताएं जो है उनमें से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है। तो इसमें है राज्य भविष्य निधि, लघु बचतें, प्रारक्षित निधियां और जमा राशियां और समेकित निधि। आपको कूट के माध्यम से जवाब देना है। तो देखिए भारत सरकार का जो ऋण दायित्व है सरकारी देयताएं हैं उसमें आपका राज्य भविष्य निधि, लघु बचतें और प्रारक्षित निधियां तथा जमा राशियां शामिल होती हैं, जबकि समेकित निधि उसमें शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। ऊपर के तीनों शामिल होंगे, सिर्फ चौथा वाला शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद जो अगला है कि यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाए तो शेष क्या रह जाएगा। तो देखिए जब राजकोषीय घाटे में से आप ब्याज अदायगियों को घटाते हैं तो वो हो जाता है आपका प्राथमिक घाटा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये याद रख लें, ये फॉर्मूला वैसे भी बार बार पूछा जाता है कि प्राथमिक घाटा जो होगा वो बराबर होगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो अगला है कि संघ में प्रभावी राजस्व घाटा बजट प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा संघ बजट 2011-12 में सर्वप्रथम प्रभावी राजस्व घाटे का प्रयोग किया गया था। और ये जो होता है इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेस्ट। ठीक है, ये होता है 11-12 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट पेश किया गया है या केंद्रीय बजट से संबंधित जो प्रावधान है वो वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 110, 112, 111 या 122। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट पेश किए जाने के संबंध में विवेचना की गई है। और बजट शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा के बडगेटी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है कि भारत में पहली बार शून्य आधार बजट किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया या किस मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा वीपी सिंह। भारत में पहली बार जो ज़ीरो बेस्ड बजट था वो 1987 और 88 में वीपी सिंह वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था। और शून्य आधार बजट का प्रतिपादन जो है वो पीटर पायर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके बाद जो अगला है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट में शामिल नहीं है। जो पूंजी बजट है उसमें कौन सा शामिल इसमें से नहीं होगा। पूंजी परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय, ब्याज भुगतान, सार्वजनिक कर्ज से प्राप्त राशि, सरकार द्वारा लघु बचत के संग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ब्याज का भुगतान गैर योजनागत राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत शेष परिसंपत्ति जो पर निर्माण व्यय, सार्वजनिक ऋण से प्राप्त राशि, सरकार द्वारा लघु बचत से धन संग्रह इत्यादि पूंजीगत बजट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ये गैर योजनागत राजस्व कहलाएगा। इसके बाद जो अगला है वो है किसानों को ऋणों में राहत देना किस व्यय का भाग कहलाएगा। तो देखिए, किसानों को ऋणों में राहत देना गैर योजना व्यय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सरकार का व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो बजटीय घाटा कैसा होगा। जब सरकार का व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाए, यानी जब सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय से अधिक हो जाए तो सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए ऋण लेगी, जिससे घाटा उत्पन्न होगा, जिसे बजटीय घाटा होता है। और बजटीय घाटा ऋणात्मक होने पर सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि भारतीय आयात संरचना निम्न का आयात 1951-85 के दौरान सर्वाधिक रहा। यानी जो 51 से 85 के दौरान सबसे ज़्यादा किन वस्तुओं का आयात किया गया, तो वो आयात था पूंजीगत वस्तुओं का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वर्ष 2014-15 में भारतीय आयात की मदों में क्रम जो है वो इस प्रकार हैं। जो यहाँ पर जो पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद था उसका सर्वाधिक भाग रहा वो 30.9% था। जवाहरात और आभूषण 13.9% रहा। रसायन और संबद्ध उत्पाद 8.6% रहा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं थी उस पर 8.2% रहा। लेकिन जब 1951 से 85 के बीच की बात की जा रही है तो उस समय में जो आयात था वो पूंजीगत वस्तुओं का सर्वाधिक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, भारत में श्रम शक्ति की वर्तमान औसत वृद्धि दर क्या है। श्रम शक्ति यानी कि जो लेबर है उसकी जो वर्तमान औसत वार्षिक वृद्धि दर पूछी गई है तो वो है आपका 2.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब क्वेश्चंस फॉर यू। यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक पारित ना हो सके
तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाएगा? साख अनुदान, लेखा अनुदान, अनुपूरक अनुदान या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही हो उसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृति ने ये मेज़ कुछ निश्चित व्यक्तियों के लिए सजाई है जो बिन बुलाए आएंगे, तो वो उन्हें भूखे मरेंगे या भूखा रहना पड़ेगा। तो ये कथन प्रोफेसर माल्थस का है। मोस्टली सभी बच्चों ने बहुत जो है सही जवाब दिया है, और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनमें से हैं एक तो इंडियन आर्मी लवर और संजय बहादुर लाल, और ये हैं शादमान सैयद, अनीता कुमारी। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस के सेट के साथ, जिसमें आर्थिक समीक्षा जो नवीन वाली है उसके कुछ मुख्य तत्वों की डिस्कस करने की प्रयास करेंगे, और फिर उससे अगले वीडियो में बजट के कुछ और मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू।